का सिलेबस है। ऊपर कॉपी निकालिए सब आदमी, हेडिंग दीजिए ट्वेल्थ बायोलॉजी, और ट्वेल्थ बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। टोटल 16 चैप्टर, particularly for Bihar board। और अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड का, तो टोटल 13 चैप्टर्स सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड। इसमें कौन कौन चैप्टर रिड्यूस किया गया? फर्स्ट, 19th, 9th एंड 16th, ये रिड्यूस कर दिया गया। रिमूव्ड, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया बिहार बोर्ड की तुलना में। लेकिन हमको तो दोनों को पढ़ाना, तो फोकस दोनों पे करना होगा। सारे बच्चों को पढ़ाना है तो फोकस सब चीज पे करना होगा बेटे। तीन चार दिन में कोशिश करता हूं कि मैं एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर लूं। एकेडमिक कैलेंडर टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ाई होगी, टू द पॉइंट कब कब चैप्टर कौन खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। एग्जाम कब होगा उसकी जानकारी मिलेगी, सब चीज़ टू द पॉइंट, ठीक है। टोटल 16 चैप्टर्स बिहार बोर्ड के लिए, और सीबीएसई बोर्ड के लिए 13 चैप्टर। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या अंतर है? पहला 9वां और 16वां हटा दिया गया। अभी बिहार बोर्ड की नींद खुलनी चाहिए, लेकिन नहीं नींद खुलती है तो क्या करोगे? नीट में पहला 9वां 16वां की कोई आवश्यकता है नहीं, हटा दिया गया। फिर डालता तो फिर आप ले आता, लेकिन कुछ सोचता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। पूरे चैप्टर्स का नाम नेम ऑफ टोटल 16 चैप्टर। कम से कम एक बार नाम जरूर जानना चाहिए। आपके किताब में है बस, कोई बात नहीं है। आपके किताबों में नाम लिखा है, कोई बात नहीं। आपके कॉपी में भी, आपके नोटबुक में क्यों होना चाहिए। सारे चैप्टर्स का नाम उससे रूबरू जरूर होइए। चैप्टर, पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
Sexual reproduction in flowering plants. तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन, reproduction in organism, sexual reproduction in flowering plants, human reproduction. लिखा गया। चलिए चौथा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पांचवा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल इन ये इनको ऑफ कर दीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगला molecular basis, molecular basis of inheritance। इसको आप एक शॉर्ट में नाम दे सकते हो, और मोलिकुलर बायोलॉजी या मोलिकुलर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बोलिए, बायोलॉजी के मोलिकुलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूल लेवल पर जेनेटिक्स को पढ़ना है। सेवेंथ इवोल्यूशन, सातवां होगा इवोल्यूशन। आठवां होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। नौवां होगा strategies for strategies for enhancement in food production, strategies for enhancement in food production। दसवां चैप्टर होगा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 11वां और जो 12वां चैप्टर होगा वो दोनों बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, बट 11 का नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी, द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस।
12वां भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 13वां यहां से इकोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर चलते हैं 14th चैप्टर, जो 13वां से शुरुआत हुआ, 13, 14, 15, 16, ये सारा इकोलॉजी का आता है। तो 14th भी लिख लें आप। 14th का नाम है इकोसिस्टम। 15वां चैप्टर का नाम होगा बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इट्स भी लगा सकते हैं, एंड भी। एंड आप हटा ही दीजिए, आपके टॉपिक में लिखा हुआ नहीं है, बट लिखिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 16वां का नाम है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल इशू। अब देखिए 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे बनाइए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर को एक यूनिट में रखा गया, जिस यूनिट का नाम है, पूरे यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। तुम देखना, चारों चैप्टर में, चारों चैप्टर के नाम में क्या लगा हुआ, रिप्रोडक्शन। तो चारों को एक सेगमेंट में रखा गया। लिखिए रिप्रोडक्शन, इस यूनिट का नाम हुआ रिप्रोडक्शन। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर को एक सेगमेंट में रखा गया, इसका नाम हुआ रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। 5वां, 6ठा और 7वां, इसका नाम रखा गया, ये दूसरा यूनिट है हमारे 12वीं का, इसका नाम रखा गया जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। चूंकि 5वां और 6ठा जेनेटिक्स से संबंधित है और 7वां इवोल्यूशन है, तो इसका जो यूनिट है, इसको रखा गया जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। 8वां, 9वां, 10वां, 8वां, 9वां, 10वां को, 8वां, 9वां और 10वां, इस तीनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया इस यूनिट का बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर का हिंदी आप समझते हैं क्या होता है? वेलफेयर का हिंदी, एनीबॉडी? वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। मानव के कल्याण के लिए कौन बायोलॉजी बना है, ये आप जानोगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। 11, 12, ये दोनों, इस दोनों को मिलाकर इस दोनों का नाम रखा गया। इसका संबंध किससे बेटे? बायो टेक्नोलॉजी से, तो इसका नाम रखा गया बायोटेक्नोलॉजी। और 5th वन, द लास्ट है, 13, 14, 15,
13th, 14th, 15th and 16th चैप्टर। इस चारों को मिला दीजिए बेटे, ये चारों को एक सेगमेंट में रखा गया, इसका नाम है इकोलॉजी। टोटल 5 सेगमेंट्स यू हैव टू स्टडी। आपको टोटल 5 सेगमेंट पढ़ने हैं 12वीं के बायोलॉजी में, और आप इतने अच्छे से पढ़ो कि 12वीं का तो जबरदस्त परफॉर्मेंस हो ही साथ नीट की भी पढ़ाई एक बार में खत्म हो जाए। एक साथ कोई पढ़ाई होनी चाहिए। और नीट का क्या है, कुछ लोग जब नीट सुनता है ना तो वो थोड़ा घबरा सा जाता है कि नीट सर पहले 12वीं कर दीजिए ना, क्या नीट। मेरे दोस्त, अगर आप घबराते हो और ऐसे बोलते हो, इसका मतलब यू डोंट नो अबाउट द नीट। कोई आपको जान ही नहीं रहे इसका मतलब। अरे नीट क्या है? नीट एक एग्जाम का नाम है, और उस नीट का सिलेबस क्या है? 11th और 12th। 11th और 12th, नथिंग मोर देन दैट, उससे कुछ भी ज्यादा नहीं है, एकदम सेम वही बुक। तो जब आप पढ़ ही रहे हो तो पूरा न पढ़ोगे जी। अरे एक एक लाइन पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे बायो का? एक एक लाइन पढ़ रहे हो बायो का मतलब क्या? पूरी सिलेबस पढ़ रहे हो, पूरी सिलेबस पढ़ रहे हो मतलब क्या? बायो की तैयारी तो हो ही रही है, 12वीं की तैयारी तो हो रही है, साथ ही साथ आपका नीट की तैयारी हो रही है। तो अगर आप अच्छा से कर गए, मन से कर गए, तो दोनों चीज हो गया ना। अलग से नीट से अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है कोई चीज की? एक बार में किसी चीज को डन करो ना, 2 बार का खेल मत खेला करो। दोबारा पढ़ने का मन है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। उसको कहते हैं कि रिफ्रेश कर रहे हैं। 11वीं में पढ़ ही लिए, 12वीं भी सर आपसे पढ़ लिए, इसको रिफ्रेश कर रहा हूं 1 साल, और इस साल तो सर बाजी मार के ही रहूंगा, थोड़ा मिस कर गया हूं। अपियरिंग, जिस साल आप 12वीं की एग्जाम देते हो ना, जिस साल आप 12वीं की एग्जाम देते हो और उस साल अगर आप नीट का एग्जाम देते हो, उसको बोलते हैं अपियरिंग। और आपको उसी साल नीट भी निकाल लेना है, उसी साल। यानी आपका टारगेट क्या है? 2026। आप लोग 2026 में क्या करोगे? 12th का बोर्ड दोगे। अरे बोर्ड दोगे ना, और फरवरी में बोर्ड होगा, जैसे अभी चल रहा है ना, फरवरी में बोर्ड होगा। 7 से 8 फरवरी तक आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नानी गांव जाओगे, मौसी के यहाँ जाओगे 3-4 दिन रिफ्रेश होने के लिए। उसके बाद क्या करोगे? 3-4 दिन के बाद एकदम तैयारी में जुट जाओगे। क्या कि सर 4 मई 5 मई के फर्स्ट वीक में क्या है? एग्जाम होने वाला। क्या चीज का? नीट का। उसकी तैयारी में जुट जाना है। मतलब आप उस समय आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका 11th और 12th को क्विक, आप चूंकि अभी 12th आपकी एग्जाम देकर आए हैं, तो 12th तो आपका 12th पर तो आपका कमांड है ही। ये मान के चलना कि 12th पर मेरा पूरा कमांड है, क्योंकि अभी मैं एग्जाम देकर आया हूं 5 दिन पहले, तो 12th पर पूरा कमांड है। उसको बस रिवीजन करने में 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन का समय, बस मान लो 15 डेज, 20 डेज, बस, उससे अधिक नहीं। बाकी जो समय होगा सारे 11th पर दीजिए। जो आप 11th का पढ़ा वो आपका 1 साल हो गया, क्योंकि आपने 12वीं के दरमियान कभी आपने 11th को टच भी नहीं किया। तो आप 11th पर पूरी फोकस कीजिए, और इस प्रकार से फोकस कीजिए, इस तरह से पढ़िए कि उसी साल आपका नीट हो जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी हैं बच्चे, उसमें खास करके हमारे इस स्टेट में ऐसा परिपाटी नहीं है। यहाँ की परिपाटी है पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ वर्षीय योजना। 4 साल लगा देगा नीट निकालने में, 5 साल नीट निकालने देगा, फेल्योर हो जाते हैं बच्चे, अपने घर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे थे। लोग नीट का सिलेबस भी नहीं बुझता है, नीट का नाम सुनते ही बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं भैया। और बार बार मेरी तो आदत है नीट बोलने की, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ क्लास में वो टॉप टू बॉटम। मुझसे पढ़ लेने के बाद दोबारा नीट के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीट तो वही है 11th और 12th, तो मैं उसका चप्पा पढ़ाता हूँ, कण कण पढ़ा देता हूँ अच्छे से। तो फिर बगल से पढ़ने की आवश्यकता है नीट के लिए? वही तो नीट है, वही 12th और 11th है। तो साथियों, आप मन से पढ़ेंगे हर चीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो all the 16 chapters have been divided into 5 groups, 5 categories. First categories is called reproduction, which includes total 4 chapters, 1, 2,
3 and 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। देन आफ्टर सेकेंड कैटेगरीज का नाम रखा गया जिसमें कौन कौन है, पांचवा छठा सातवां, एंड दिस कैटेगरी इज कॉल्ड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देन द थर्ड कैटेगरी कौन कौन है बोलिए, आठवां नौवां दसवां, और इसे क्या नाम रखा गया, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसी में सब कुछ आ जाता है समझ में। उसके बाद रखा गया नाम, उसके बाद कौन कौन आएगा, 13 14 15 16, इसका नाम रखा गया इकोलॉजी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। कोई देखो कोई कुछ पूछ देता है बार बार कि भाई आप 12वीं के बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, क्या आपको कुछ पता होता है सिलेबस का? बोला बिल्कुल पता है, मैं बिहार बोर्ड का हूं, मुझे 16 चैप्टर पढ़ना है, ऐसे 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 पढ़ना है। इसको 5 सेगमेंट में बांटा गया, 5 यूनिट में बांटा गया, 1 यूनिट में रिप्रोडक्शन है, 1 यूनिट में ये है, इसमें ये है, और अंतिम यूनिट में इकोलॉजी पढ़ना है। मैं कोई भी सेगमेंट शुरू कर सकता हूं, कोई भी सेगमेंट शुरू कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, कहीं से पढ़ा सकता हूं, और जहां से भी मैं पढ़ाऊंगा वो 110% आपके दिमाग में जाएगा, इस बात की गारंटी। मेरा मन करे कि चलो हम उठा लेते हैं 11वां चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। The moment I will start that chapter, it's damn sure you will understand each and every points regarding that chapter. पक्का है, it's damn sure you will understand each and every points. सवाल ही नहीं पैदा होता सर कि आप 11वां स्टार्ट कर दिए, अभी 1 कहां पर है, 2 कहां पर है, 3। कोई भी चैप्टर में किसी वक्त स्टार्ट कर सकता हूं, और मैंने क्या बोला, इट्स डैम श्योर कि आप समझोगे। चलिए, तो सबसे पहले वैसे मैं शुरुआत करता हूं पहला चैप्टर ही। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर ही। बट उससे पहले देखो इस बार के एग्जाम में क्या आया, गौर किया, क्वेश्चन आया इस बार 12वीं के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया एक कि क्वाइंड बने दिया, क्वाइंड बने दिया, हु क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी, यानी कौन साइंटिस्ट थे जिसने बायोलॉजी शब्द दिया, क्वाइंड किया। और 4 चॉइस दिया है, और चारों चॉइस में से जो भी चॉइस है वो एक भी सही चॉइस नहीं है। पहला चॉइस एरिस्टोटल दिया था, लेकिन चारों चॉइस में से कोई चॉइस सही आंसर नहीं है। रियल आंसर क्या होगा, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो आपको मैंने 11th में थोड़ा सा पढ़ाया था, उसका शुरुआत आज भी हम, आज 12वीं की शुरुआत भी ठीक उसे ही करते हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूं बायोलॉजी के बारे में, क्यों अच्छा रहेगा, थोड़ी सी जानकारी तो आपको भी अच्छा लगेगा। अरे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे दिए तो अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए तो आप पेज बढ़ाइए और थोड़ा सा 4 से 5 मिनट जो आप जानते हैं, हो सकता है आप भूल गए होंगे, उसको रिफ्रेश कर लीजिए कि सर बायोलॉजी शब्द पहले क्वाइंट किसने किया, हु क्वाइंड, who coined the term biology। ये क्वेश्चन हुआ साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। बट आपके इस साल के चॉइस में क्वेश्चन देखिए राजीव, देखिए यही है इस साल का बोर्ड का, अभी देख लीजिए आपके हाथ में भी अगले साल फरवरी में आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट फरवरी के, और आपको एग्जाम में आंसर देना होगा। मैं इसमें तब तक फटाफट आप लिख लें, मैं उस क्वेश्चन को निकालता हूं जो क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें एक भी चॉइस सही नहीं है, और उस कंडीशन में या तो आपको छोड़ देना है, छोड़ना क्या है, उस क्वेश्चन को भागिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास 70 क्वेश्चन टोटल है, एंड यू हैव टू गिव द आंसर ओनली 35।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 था, क्वेश्चन नंबर 60, और हो सके तो इस जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया या कुछ सब्जेक्टिव, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन तो था ही इस बार, लेकिन अटपटा क्वेश्चन होने के बावजूद भी मेरे सारे बच्चे अच्छे करके आए। और एक दो बच्चे का कहना हुआ कि सर आपका जो आपने जो ऑब्जेक्टिव दिया गेस ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत कम लड़ा। भाई साहब, जब जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गेस, तो मैं आपको ये बोल के दिया कि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित तीन चार बात जान लो एक्स्ट्रा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस कभी नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गेस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पैटर्न बता देते कि ऐसा रहेगा और इस पर आधारित ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, और उसी पर सब क्वेश्चन है। अभी मेरा सीरीज आप देखिएगा, 16 डेज सीरीज है मेरा, पढ़िएगा। 16 डेज में 16 चैप्टर मैंने किया और सिर्फ ऑब्जेक्टिव किया। इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते, आप लोग के लिए और अच्छा हो गया। जो चैप्टर आप मेरा पढ़ जाइएगा उसके बाद वहां चले जाइएगा। मात्र 20 से 25 मिनट का सीरीज है, एक एक मैंने, और उसको पढ़िएगा। और मैं बताता जाता हूं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं तो बोलता बेटे ये समझ गया, अब इस पर आधारित 3 क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जितना मैंने डील किया वहीं से तो क्वेश्चन है सारा ऑब्जेक्टिव। कितने बंदे सारे अच्छे से बना के आए। भाई आपके सारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 70 क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है 35। ढेर सारे ऑप्शन हैं। अब जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, सोच सकते हो कैटेगरीज का, एक ऐसे बच्चों की भी कैटेगरीज होती है जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। सप्ताह में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार आना, ऐसे करना, शुरुआती में थोड़ा बहुत ज्यादा आना, उसके बाद फिर उसका काम ही है उधर घूमना। ऐसे बच्चे लास्ट में बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं गेस पर, और उसको लगता है कि एक ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि बिल्कुल लड़ जाए। भाई साहब गेस इज गेस, गेस क्वेश्चन गेस होता है, तुक्का तुक्का होता है। जो 100% भी सकता है और 0% भी। इसीलिए आपका पढ़ाई अल्टीमेटली काम देगा, पूरा सिलेबस का पढ़ा हुआ ही काम देगा, जो इस साल लगभग हुआ। बार बार समझाता हूं, लेकिन बच्चे, जब भी मैं गेस क्वेश्चन देता हूं, पहली बात मैंने आपको कल बताया भी था कि मेरी आदत है गेस क्वेश्चन नहीं देने की, लेकिन अगर दे भी देता हूं तो मैं बोलता हूं भाई साहब ये गेस दिया हूं, गेस इज तुक्का है, फुल्ली डिपेंडेंट मत हो जाना, जहां तहां अपना पूरा सिलेबस पढ़ के जाना। मैं बोलता हूं, ये मेरी आदत है, मैं बताता हूं बार बार। इसलिए अब एक दो बच्चे उंगली उठा सकते हैं, ऐसे बच्चों को इग्नोर करता हूं मैं, किसी काम का वो नहीं होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जानना जरूरी था कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। अब इसमें 4 चॉइस में क्या क्या देखिए, एक है एरिस्टोटल यानी अरस्तु, एक है ग्रेगर जॉन मेंडल जो जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, दूसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है बोवेरी। इसमें से कोई आंसर नहीं है, बट लोग अगर कोई मारने की कोशिश करेगा क्या करेगा? अगर किसी ने कहा नहीं आपको एक चॉइस मारना ही है, तो क्या मारोगे? एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है ना, फादर ऑफ, तो लोग इसे मारता है। बट ऐसे कैसा, क्यों? जो आंसर होगा वो होना चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हु क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी? नेक्स्ट, ये बायोलॉजी का ओरिजिन। दूसरा है ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी। अगर ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी की बात करें कि जो बायोलॉजी शब्द है, ये वर्ड है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो इसमें हम लोग आंसर करेंगे बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन? एक बायोस एंड दूसरा टर्म है लोगोस। मेरे प्यारे बच्चों,
बायोस से क्या आया? बायो। लोगोस से क्या हमने डिराइव किया? लॉजी। और दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? बायोलॉजी। लिखिएगा हेयर, बायोस मीन्स लाइफ, ब्रैकेट में आप, और लिविंग बींग्स। छोटी सी बात, घिसी पीटी बात, ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग, इन स्पाइट ऑफ दैट जस्ट आई हैव रिटर्न हियर, मैंने यहां लिखा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से सभी आदमी जानते हो, बट हो सकता है कि एक दो बंदे नहीं भी जानते हो तो आधे अधूरे जानते हो, इसीलिए मैं इस बात को क्लियर कर दिया और कॉपी पे लिखा दिया। सो बायोलॉजी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लिविंग बींग्स इन सजीव, एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो इसका मतलब हुआ, अगर किसी ने कहा कि डिफाइन बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी को डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखो, एक शॉर्टकट डेफिनेशन है। आंसर में हम दो आंसर लिखेंगे। पहला आंसर एकदम एक लाइन में, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, या आप लिविंग बींग्स नहीं बोलना चाहते हो तो लाइफ। स्टडी ऑफ लिविंग बींग इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव विज्ञान का परिभाषा तो यही है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स या लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग बींग्स के स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। शॉर्ट में ही जानिए। तो इसके आगे चूंकि टाइम हो चुका है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी दो तीन लाइन का है। ब्रांचेस शॉर्टकट में, जैसे 11th में पूरा लेंदी करके लिखा है वैसा नहीं, शॉर्टकट में। जैसे बॉटनी का दूसरा नाम, कैन एनीबडी से द सेकंड नेम ऑफ द बॉटनी? फाइटोलॉजी। जैसे जुअलॉजी बोलते हो ना, उसी तरह फाइटोलॉजी होता है। जुअलॉजी मतलब होता है जिसको आप जूलॉजी कहते हो, उसकी उसका प्रोनाउंसिएशन रियल में क्या होता है? जुअलॉजी। तो प्रोनाउंसिएशन तो उसमें क्या हुआ, एनिमल की स्टडी करते हैं। फाइटोलॉजी यानी बॉटनी, बॉटनी में प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। और एक अलग ब्रांच और भी बनाया गया, माइक्रोबायोलॉजी। उसमें हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोब्स कहते हो बैक्टीरिया जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज मैं कल लिखवाऊंगा कि हु इज फादर ऑफ द बायोलॉजी, ये एरिस्टोटल। ऑल दिस थिंग्स आई विल मेक यू राइट डाउन टुमारो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।